नमस्कार दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 वर्ड पर मिनट की रहेगी। उच्च गति अभ्यास खंड फर्स्ट से डिक्टेशन है। प्रतिलेखन संख्या इसमें 53, 54, 55 और 56 रहेगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आप देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप कर लो, आपको इस चैनल से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़काकर पैदा करते हैं। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करेंगे। श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूं कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा। सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उनकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं, उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी। महोदय, उस जमाने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का करके हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी, उचित कार्य था। लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता। जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फंस कर न रह जाए, बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देश हित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सब का हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे, उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी सभाएं की गई। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियां हैं, उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही हैं, जनता को उनसे सजग किया।
प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियाँ और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है उसको हम समझते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ भाषण है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांव में बसता है, 80% लोग गांव में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नत की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हज़ार रुपये है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है।
क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चले तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी। स्टॉप। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि डिक्टेशन कैसी थी।